नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। आज छत्तीसगढ़ का बजट तो आ गया है, लेकिन कल मध्य प्रदेश की बारी है। 2 मार्च वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे, जगदीश देवड़ा जी। पर सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 2 मार्च यानी कि कल विधानसभा में राज्य का बजट जो पेश करेगी, यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर होगा। बजट पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव की छाप दिख सकती है। सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है, जिसमें 102 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही किसान और रोजगार पर भी सरकार का फोकस रहने की उम्मीद है। इस बजट की खास बात यह होगी कि प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में करीब 2,40,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश करेंगे, जिसमें किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 30,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा हो सकती है। बजट में कोई नया कर लगाने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि वैसे ही जनता कर के बोझ तले दबी हुई है। कोरोना के चलते स्वास्थ्य सेक्टर के लिए खास प्रावधान हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार के लिए भी भारी भरकम प्रावधान किए जा सकते हैं। जल मिशन की सरकार की प्राथमिकता में है। बजट में चंबल एक्सप्रेस वे और इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कोई प्रावधान हो सकता है, घोषणा हो सकती है। इस पर भी नजर रहेगी। इधर विपक्ष ने बजट के तथ्यों के साथ बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को घेरने की भी पूरी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने कर्ज माफी के लिए बजट में अलग से प्रावधान की मांग की है। साथ ही आदिवासियों के लिए रोजगार के प्रबंधन की भी मांग की है। तो हमने देखा कि 15 महीने की सरकार पैसे के लिए मोहताज थी, लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने सब क्षेत्रों में पैसा दिया, सब क्षेत्रों में ध्यान दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उच्च शिक्षा पे उसी प्रकार से ध्यान देंगे। इससे ज़्यादा बोलना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। पहले ही लोगों का बजट खराब कर दिया है। 100 रुपये पेट्रोल डीजल और रसोई गैस 800 रुपये हो गई है। इसमें हमारी मांग है कि जो लोगों को रोजगार नहीं मिला, कोविड-19 में 14 लाख से ज़्यादा लोगों का रोजगार चला गया। 30 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है। ये इनको रोजगार कैसे देंगे, ये बताया जाए इस बजट के अंदर। इस बजट में हमारी मांग है कि वेट टैक्स जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है वो कम किया जाए। ये आदिवासी का अलग ही विभाग है, आदिवासियों की अलग ही पहचान है, उसका बजट अलग ही बनता है। हमारा जो आदिवासी विभाग यथावत रहे, 89 ब्लॉक हमारे यथावत रहे, हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी बना रहे, यही हम सरकार से मांग करेंगे। चलिए, तो आज जो है आर्थिक सर्वेक्षण तो पेश हो ही गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीडीपी है वो लगभग घट चुकी है, और अब वो आ चुकी है 2019-20 की तुलना में अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, तो 3.37% घट चुकी है। सरकार की प्राथमिकता क्या है, सरकार कहां फोकस करेगी, प्रशासन पर कैसे उसका अपना स्ट्रक्चर तैयार है, बेरोजगारों के लिए क्या सोच रखा है, साथ ही साथ किसान एक इतना बड़ा मुद्दा जिसको लेकर दोनों पार्टियां हमेशा से एक दूसरे पर बयानबाजी करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा, क्या यह भी मुद्दा हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं सरकार के पास। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो कि सेस पर सेस लगा हुआ है पेट्रोल डीजल पर, इन तमाम के करों के बोझ के तले यहां आम आदमी पिस रहा है। क्या इसमें कोई कमी हो सकती है? राजस्व की प्राप्ति कैसे होगी? सरकार अपने आय व्यय को चलाने के लिए कल क्या बात करेगी जनता से? किन किन मदों में कहां कहां खर्च होगा, ये तो कल वित्त मंत्री जी बताएंगे। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कहता है कि बहुत बड़ी उम्मीद अगर आप कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए, जरा इसे देख लीजिए। संजय यादव जी, कांग्रेस विधायक हमारे साथ। संजय जी, इसी पर चर्चा करेंगे, स्वागत है आपका। नेहा बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। नेहा जी, आपका भी स्वागत। और जरा ये आंकड़ों का जो गणित होता है जिसे हम आम लोग समझ नहीं पाते, जैसे कि हम जब देश आजाद नहीं हुआ तब ये कहते थे कि साहब जो महाजनी है उसे आप समझ नहीं पाओगे, उसी महाजनी को समझते जो अर्थ को समझता है हम उसे अर्थशास्त्री कहते हैं। और ऐसे ही हमारे एक और मेहमान अनिल अग्रवाल साहब अर्थशास्त्री है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अनिल जी, स्वागत आपका। मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगर पर जाऊं
और किसी भी आंकड़े की बात करूं, जीडीपी और ये वो, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, हमारे कई ऐसे भी दर्शक हैं अनिल जी जो ये जीडीपी और साथ ही आंकड़े और बेरोजगारी के आंकड़े सब कुछ नहीं समझते। वो तो ये समझते हैं साहब कि जब देश का बजट आया तो मुझे क्या मिला, और प्रदेश का जब बजट आएगा तो साहब रोजगार कैसे होंगे, एमएसएमई के लिए क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करोगे, किसानों के लिए आपके पास क्या योजना है, और जो योजनाएं आप चला रहे हैं उनका फंड बढ़ाओगे क्या, केंद्र से आप कुछ और अधिक राशि, सहायता राशि लेकर आओगे क्या, वो ये सोचता है। मजदूर जो अपनी मजदूरी बढ़ने की उम्मीद में है कि कम से कम मजदूरी बढ़ जाए, आम आदमी ये सोचता है कम से कम कर का बोझ कम हो जाए। सब दूर सिर्फ और सिर्फ यही बातें हो रही हैं। मैं आपसे बहुत सरल शब्दों में समझना चाहूंगा, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे शब्दों में आपसे बात करता हूं, सरकार ने जो अपना आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया, इसमें क्या स्थिति लग रही है, यहां से निकलकर मध्य प्रदेश का भविष्य कहां जाता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। आज हम सब की अपेक्षाएं खासकर इस राज्य सरकार के बजट से काफ़ी है, और यदि आसान शब्दों में कहूं तो पिछले 2 साल का यदि हम नज़र डालें तो आप ये पाएंगे कि हमारे राज्य का 2 लाख करोड़ का सालाना खर्चा है। इस 2 लाख करोड़ के सालाना खर्चे में 1.5 लाख करोड़ की हमारी आय जीएसटी के द्वारा होती है, जो कि अब राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, और उसके अलावा 25,000 करोड़ रुपए जो हमको राज्य सरकार को प्राप्त होता है वो पेट्रोल डीजल पे वैट, लिकर पे वैट, इलेक्ट्रिसिटी और रियल एस्टेट, ये 4 सेक्टर है जिस पे टैक्स लगा के राज्य सरकार अपनी खुद की आमदनी करती है, और बाकी पैसा जो है वो राज्य सरकार उधारी लेती है जी। अब बात ये आती है कि आखिर उधारी कब तक, और खासकर कोरोना काल में जब राजस्व में भारी गिरावट आ गई है तो राज्य सरकार के पास बचा क्या है? तो राज्य सरकार के पास जो एक ही तरीका है वो है जीएसटी को बढ़ाना, जीएसटी को, राजस्व जीएसटी की उसको इंक्रीज करना। और जीएसटी की राजस्व कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति बनाई जाए जो उद्योगों को आसानी से लगाने में मदद करे, व्यापार को आसानी से मदद करे, रोजगार बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े। जब ये बढ़ेगा तो जीएसटी की आमदनी बढ़ेगी, और जब जीएसटी की आमदनी बढ़ेगी तो राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल और बिजली पे अपने कर को घटा के लोगों को राहत दे सकती है। और फिलहाल आज की स्थिति जो दिख रही है उसमें राज्य सरकार के पास बहुत कुछ राजस्व के मापदंड नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें राहत की उम्मीद तो इस बजट में लोगों को अपेक्षा कम करना चाहिए। हमारी तो सिर्फ उम्मीद इस बजट से ये होगी कि राज्य सरकार उद्योगीकरण की, व्यापार को बढ़ाने की, व्यापार को आसान बनाने की, आधारभूत संरचना के विकास की, स्मार्ट सिटी बनाने की, शहरीकरण करने की, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस और जो हमारे हाईवेज है उनको जल्द से जल्द बनाने की, इस पे फोकस करे, जिससे हमारा व्यापार और लोगों की जिंदगी आसान बने, जिससे जीएसटी की राजस्व बढ़े, और जीएसटी की राजस्व बढ़ने पर ही राज्य सरकार कुछ हमारे को राहत इस पेट्रोल डीजल पे दे सकती है। अन्यथा जैसा हम देख रहे हैं राजस्व की हालत बिल्कुल कमजोर है, उधार पे उधार बढ़ता जा रहा है, और यही स्थिति आगे भी रहने वाली है। जी, नेहा बग्गा जी, सबसे पहले तो आपका मैं आर्थिक सर्वेक्षण पर रिएक्शन चाहूँगा। और जब उपचुनाव हुआ था उस समय 2 तरह की चीज़ें चल रही थी, एक वचन पत्र, दूसरा संकल्प पत्र। उन दोनों को अगर मैच किया जाए तो उसमें से आपका संकल्प पत्र जीता, जो चुनाव में आपने जीत हासिल की। अब इस संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उनको भी पूरा करना है, और प्रदेश की बेरोजगारी भी दूर करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, और साथ ही साथ कर्ज को भी कम करना है। कहां से आएगा रेवेन्यू?
देखिए विजय जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दौर से अभी पिछले 1 साल में पूरा विश्व निकला है, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। इस कोरोना पैंडेमिक की मैं बात कर रही हूँ, और इसमें रेवेन्यू जो है लगभग खत्म के बराबर हो गया है राज्य सरकारों का। पर जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि आपने रोजगार की बात की, तो सीएमआई का एक आंकड़ा आया था कोविड काल के दौरान, जिसमें ये बताया गया था कि जो बेरोजगारी दर है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। जिस प्रकार से केंद्र की योजनाएं चली, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप आया, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर कृषि से लेकर जिस प्रकार से किसानों को जो नुकसान पहुंचा था उसकी भरपाई हो, या अगर मुख्य प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए किसानों की सम्मान निधि दे रहे थे तो उसमें 4,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया और 10,000 रुपए देने का काम किया है। और उसी प्रकार से क्योंकि आपने वचन पत्र और समर्पण और आपने भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो की बात की है, उसमें 2 बातें हैं। चंबल एक्सप्रेस हाईवे का काम किस प्रकार से तेजी पकड़ेगा, संकल्प पत्र और वचन पत्र की जो आपने बात की, उसमें लगातार काम करने का जो प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, चंबल एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात को स्वीकारा था कि मध्य प्रदेश में अभी भी हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बचा है। और कोरोना पैंडेमिक ने ये हमें जरूर बता दिया है कि हेल्थ के जो सेक्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की जरूरत है, चाहे हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन हो और चाहे हमारा मेडिकल फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है वो सिंचाई का भी होगा, कमाई का भी होगा, और साथ ही साथ किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और मध्य प्रदेश एक अपनी गति को पकड़े, वापस पटरी पर आ जाए अर्थव्यवस्था, इन सबको लेकर कल एक बहुत अच्छा बजट सामने आने वाला है। सवाल ये है कि आगे चुनाव भी है, तो शायद कम से कम इसे अच्छा बजट ही लाना होगा, क्योंकि आगे निगम चुनाव है और सरकार को चुनाव को भी ध्यान में रखना है। मेरे साथ संजय यादव जी भी हैं। संजय यादव जी, आर्थिक सर्वेक्षण देखकर क्या लग रहा है आपको? सरकार की प्राथमिकता क्या है? कहां कहां मदद मिल रही है और कहां कहां जो है सरकार जो है वो शून्य में जा रही है? मध्य प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कर्ज लिया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कितने कर्ज के बोझ में दब रहा है, इसका उदाहरण मेरे पास पिछले 3-4 दिनों की कार्रवाई है और मेरे प्रश्नों का जवाब भी है। आज ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा नेहा जी कह रही थी, सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है भाषणों में कि हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे, लेकिन जब हम लोगों के विधानसभा में उत्तर दिए जाते हैं तो उसमें बजट के अभाव के कारण कटौती कर दी गई है। तो आप स्पष्ट रूप से स्वीकार कीजिए कि पैसा मध्य प्रदेश के पास है नहीं, हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। आपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश ने 15 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए, जबकि 15 वर्षों में अधिक संभावना थी, हमारे यहाँ पर्यटन की अधिक संभावना थी, उस पर कुछ नहीं किया। निवेशक हमारे यहाँ नहीं आए क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार पर निवेशकों का भरोसा नहीं है। अनेक इन्वेस्टर मीट हुई, उसमें राशि खर्च कर दी गई, लेकिन एक इन्वेस्टर आया क्या? सरकार अपने विज्ञापनों में करोड़ों की राशि खर्च कर देती है अपना चेहरा चमकाने में। लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, 23 तारीख को मेरे प्रश्न के जवाब में ये आया है कि एक आदिवासी देवस्थल के पास पर्यटन विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई थी। चलते काम में 99 लाख रुपए की राशि कटौती कर दी गई है। जो आदिवासी देवस्थल है, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा था, कमलनाथ सरकार ने उसमें पैसा दिए थे, आपने 99 लाख रुपए की कटौती कर दी और ये लिखा कि बजट के अभाव में। आज ही मैं बहुत बड़ा आपको उदाहरण बता रहा हूं मध्य प्रदेश की सरकार का, कि आज मेरे प्रश्न में ये बताया गया है, तारांकित में 20 नंबर पे था, मैंने पूछा कि मैं अपने एक विधानसभा की बात कर रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में इसका उदाहरण मिलेगा आपको, कि बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं 10वीं 11वीं के बाद। सरकार का जवाब आया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप सुन लीजिए। पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना एवं माता पिता के अशिक्षित होने के कारण बच्चों के पढ़ाई के प्रति रुचि न लेना। यह मध्य प्रदेश की सरकार जवाब दे रही है कि पढ़ाई छोड़ने का कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होना। क्या जो गरीब है इस मध्य प्रदेश की सरकार में वो बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, या जिसके माता पिता पढ़े हैं
तो क्या उसके बच्चे नहीं पढ़े हैं? क्या उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते? फिर आप बात करते हो कि हम अंतिम पत्ती के बैठे व्यक्ति के पास जाएंगे और सरकार जवाब देती है। आप नेहा जी से मेरा निवेदन है, जो भी आप विधानसभा की कार्रवाई है उसका लेख कर लें, उसके बाद बजट में बहस करें। सरकार की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसकी सुधरने की उम्मीद नहीं है। आज ही की आप कार्रवाई पढ़ लेंगी, 20 नंबर पे तारांकित क्वेश्चन प्रश्न में ये जवाब दिया गया है कि आर्थिक स्थिति खराब। आप 15 साल में आपकी क्या योजनाएं थी, वो योजनाएं कहां जा रही थी जिसमें आप कहते रहे कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो? कौन पढ़ लिख रहा? और आप जवाब दे रहे हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, जब आप गरीब बच्चों को, मजदूरों को, आदिवासियों को पढ़ा नहीं पा रहे और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके माता पिता शिक्षित है, वो रुचि नहीं ले रहे। अरे भैया, माता पिता शिक्षित है तो क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती कि जिस गांव में, जिस क्षेत्र में बच्चा पढ़ नहीं रहा उसको पढ़ाने की जवाबदारी किसकी है? सरकार की है कि नहीं है? जब शिक्षा की ओर ये ध्यान नहीं दे रहे, चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं दे रहे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पूरे कोरोना संकट काल निकल गया, हमारे जबलपुर में तो सीडी स्कैन, सीडी जो चेकअप कराता रहा, मेडिकल विक्टोरिया में वो चेकअप की व्यवस्था नहीं थी। गरीब आदमी के भी कोरोना काल में चेकअप कराने के लिए 5-5 हजार रुपए लिए गए। लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया और एक तरफ आप 30 करोड़ का काढ़ा बांट देते हो। क्या आपकी काढ़ा दवाई थी? अगर काढ़ा में सब ठीक हो जाते तो फिर आपने अस्पतालों में इतना पैसा खर्च क्यों किया? तो इससे स्पष्ट होता है कि ये चुनावी बजट होगा और चुनावी बजट में इनकी पोल जब खुलेगी जब आप कहते हो कि स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी में आपका भी शेयर है, आपके पास क्या उतना पैसा है क्या? आप नर्मदा में मिल रहे गंदे नाले, जो आपने 4 साल पहले शिवराज जी ने जो नर्मदा सेवा यात्रा की थी उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोका जाएगा, लेकिन आज 4 बरस हो गए हैं, नदियों में, नर्मदा जी में गंदे नाले मिलने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या? मैं जबलपुर से आता हूं, जबलपुर शहर में आज तक सीवर लाइन का कंप्लीट काम नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी को लेकर कोई काम नहीं हुआ। ये तमाम आपने बातें कह ली, काफी समय ले लिया सर आपने, मैं आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेक पर जाऊं, लेकिन उससे पहले शिवराज जी ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर क्या कहा, सीएम साहब ने क्या कहा, जरा ये भी सुनवा देते हैं आपको। कल बजट आ रहा है किस तरह? अच्छा, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत अच्छा आ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। कल बजट आ रहा है किस तरह? अच्छा, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत अच्छा आ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। जरा ठहरिए, बहुत अच्छा बजट आ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आप तीनों ने सुना होगा सर। मैं जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं और आप तीनों से इसी पर बात करूंगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यानी इस पर अगर फोकस है तो फिर कहां कहां किसी किसी क्या मदद मिल सकती है। अनिल अग्रवाल जी, समय कम है मेरे पास, मैं आप तीनों से इसी पर बात करना चाहूंगा क्योंकि तमाम बातें करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, वो सारी चीजें समय इतना नहीं है। आत्मनिर्भर पर फोकस रहेगा, बजट अच्छा आएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार का पूरा फोकस जो है वो रोजगार देने पर है, रोजगार सृजन करने की चीजों पर है, और साथ ही साथ आप लोन की तरफ फोकस दिख रहा है मुझे यहां से, जितना मैं समझ पा रहा हूं। हो सकता हूं मैं गलत हूं। जी जी जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने FRBM एक्ट में संशोधन करके जो उधारी के नियम है उसको बदलाव किया है कि केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज ले सकती है, उसी प्रकार राज्य को भी ये चुनाव करने का मौका दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि राज्य ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेके इन खर्चों की पूर्ति करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रिलेटेड खर्चे हैं उस पर अपना योगदान देगी। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज उद्योग कैसे बढ़े। आज जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, पूरे भारतवर्ष में रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी हमारे मध्य प्रदेश में लगती है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे 80 सेक्टर जुड़े हुए हैं। तो यदि सही में हमको अपने मध्य प्रदेश में रोजगार का सृजन करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमको कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में स्टाम्प ड्यूटी की छूट देनी पड़ेगी, जिससे ये सेक्टर और उद्योगीकरण को बढ़ावा मिले। तो बात मैं इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि सरकार का पूरा फोकस नीति आधारित उद्योगीकरण,
अपने रोजगार सृजन और आधारभूत संरचनाओं के डेवलपमेंट पे होना चाहिए, ताकि सरकार जो भी उधार लेके खर्च करे उसका उपयोग इतना अच्छा हो जिससे ये मध्य प्रदेश डेवलप हो सके। एग्जीक्यूशन, पैसे का जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन है वो हमेशा से सरकारों का बहुत वीक रहा है, और यदि अभी भी ये वीक रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था खासकर स्टेट गवर्नमेंट की और गर्त में जाएगी और हमारी उधारी बढ़ती जाएगी। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार निष्पादन कामों का, एग्जीक्यूशन कामों का बहुत अच्छे से करे। जी, नेहा बग्गा जी, 24 लाख से ज्यादा यानी कि 25 के आसपास अब हम आ गए। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि बेरोजगारी जो है मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा आत्मनिर्भर का संदेश क्या इनके लिए हो सकता है? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो जो संजय जी पहले कह रहे थे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी अभी बजट आया नहीं है। बजट किस प्रकार का होगा हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्या आने वाला है मध्य प्रदेश की जनता के लिए उस पे बात कर रहे हैं। अभी जो चीज हुई नहीं उसमें पहले ही रुदाली गैंग रोना चालू कर देता है। परमानेंट पेसिमिस्टिक जिसे कहते हैं, ये बस निराशावादी लोग हैं। इनके पास लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना, सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है कि आप सरकार से सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, पर आप पहले से ही रोना धोना चालू कर देंगे। जो बजट आया नहीं उसमें आपने कमियां निकालनी चालू कर दी हैं। आप अपने वचन पत्र को क्यों भूल जाते हैं जिसमें मैंने 5 रुपए डीजल पेट्रोल कम करने की बात की थी। आप ये क्यों भूल जाते हैं 51,000 रुपए आप बेटियों को विवाह निकाह का देने वाले थे, एक भी बेटी को विवाह निकाह का आपने पैसा नहीं दिया। रोजगार के नाम पे जो आपने माहौल उड़ाया युवाओं का, आप वो क्यों भूल जाते हैं। बैंड बाजे की ट्रेनिंग देंगे, भेड़ चराने की ट्रेनिंग देंगे। तो इन सब से बाहर आकर अब एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि जब आप पढ़े लिखे हैं, जब आप अपने जब आप प्रश्नकाल की बात करते हैं, आपने विधानसभा में एक प्रश्न उठाया है जिसका आपको जवाब मिला कि माता पिता क्योंकि पढ़े नहीं थे। तो ऐसा कई जगहों पर होता है, हम देखते हैं कि इस चीज के अभाव में क्योंकि पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं होती तो वो सोचते हैं कि वर्किंग हैंड्स माता पिता पढ़े नहीं, माता पिता बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने की जगह वो रोजगार में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे? चलिए समय कम है नेहा जी, जरा मैं संजय यादव जी को भी वक्त दूंगा। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जबलपुर का प्रत्येक बच्चा पढ़ा लिखा हो। मैं रोक रहा हूं आपको। संजय जी आप अपनी बात रख दें। इतना बता दें क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं कि जबलपुर से एक प्रत्येक बच्चा जो है उसको पढ़ाई लिखाई कराने की और वो स्कूल जाए सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संजय जी सरकार कर रही। सरकार अगर उसको उम्मीद होती अच्छी बजट की तो सरकार कह सकती रही नेहा जी कि हम इसमें जो एक काम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस पर फोकस है सरकार का। सर इस पर रिएक्शन चाहूंगा आपका। सर मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बाइट सुनी होगी आपने शिवराज जी की, सीएम साहब की। कहां से आत्मनिर्भर बनेगा जिस मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का दंश मार रहा हो, जिस मध्य प्रदेश में बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। यहाँ के बच्चे कहीं बेंगलोर, कहीं आंध्र प्रदेश, कहीं महाराष्ट्र में काम करते हैं। उस मध्य प्रदेश में कैसे आप आत्मनिर्भर की बात कर सकते हो? मध्य प्रदेश में इतना पर्यटन है, इतनी पर्यटन की संभावना है, हम क्यों नहीं आकर्षित कर पाए? क्यों नहीं अपने मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा पाए? जब तक पर्यटन के क्षेत्र में आप बढ़ावा नहीं दोगे, जब तक मध्य प्रदेश में निवेशक नहीं आएंगे, जब तक आप मध्य प्रदेश में एजुकेशन नहीं दोगे, मध्य प्रदेश के बच्चे बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में पढ़ेंगे, तब तक आप मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। कोई 1-2 साल में आप कॉलेज नहीं बना पाओगे अच्छे, कोई 1-2 साल में आप पर्यटक नहीं बना पाओगे। जब आप 15 साल में नहीं कर पाए तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? नेहा जी बोल रही थी हमने 51,000 रुपए लड़की को शादी में दिए, हमने 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन की जो कोरोना काल में हल्दी मिर्ची नमक खरीदने के काम आई। 3 महीने के लेकिन आप भी तो उस समय कहते थे ना कि राजकोषीय घाटा ज्यादा है सर, खजाना खाली है, कहां से देंगे? आगे बढ़ गई पर आपने भी उस समय यही कहा था कि खजाना खाली है, खजाना खाली, हमें खजाना खाली मिला था। उसके बाद भी वचन पत्र, नेहा जी वचन पत्र हमारा 5 साल का था। हमने गौशाला खोलने का वादा किया था, आज 10,000 गौशाला खुली। लेकिन चलिए सर समय कम है, मैं इसको यही समेटता हूं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ फोकस होगा। वाकई आत्मनिर्भर बनेगा या फिर से कर्जे की जरूरत होगी? औद्योगिक विकास दर, खनिज से होने वाली रॉयल्टी जो मिलने वाली है उस पर क्या फोकस है? क्योंकि सारी जगह जो है वो थोड़ी थोड़ी, हम मान सकते हैं कोरोना काल था, ऐसे में पूरे देश पर, पूरे विश्व में जिस तरह से असर पड़ा है मध्य प्रदेश में भी पड़ा होगा। लेकिन अब यहां से बाहर निकलने की जरूरत है। अब यहां से एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है ताकि आगे मध्य प्रदेश को
कर्जे में ना डूबना पड़े, और वो बेरोजगार जो इंतजार कर रहे हैं आत्मनिर्भर के नाम पर, कम से कम उन्हें कुछ मिले। कल नजर रहेगी हमारी इसी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।